हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत चौधरी और आज हम बात करेंगे 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो प्रायोगिक भूगोल की किताब है उसके बारे में। इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, तो हम फर्स्ट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो बुक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आंकड़ों के स्रोत और संकलन, उसकी हम आज यहाँ चर्चा करेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं और आंकड़ों का संकलन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे आंकड़े क्या है, तो ये आंकड़ों के लिए बता रखा है कि आंकड़ों को ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है और आधार सामग्री क्या है, एकमात्र माप है। इसमें आंकड़े जैसे पढ़ते हैं कि बाड़मेर में वर्षा कितनी है 20 सेंटीमीटर, बांसवाड़ा में 35 सेंटीमीटर है, या दूरी की कोई बात करते हैं तो 1305 किलोमीटर है, और वाया इटारसी मनगांव मनमाड़ 1542 किलोमीटर। ये संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है। संसार में आजकल बहुत ही बड़ी संख्या में आंकड़े उपलब्ध है, इससे निष्कर्ष उनसे तार्किक निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। आजकल बिग डाटा की जो टर्म है वो भी काफी चल रही है, बहुत सारे एनालिसिस है वो बिग डाटा एनालिसिस पे किए जा रहे हैं। तो किसी भी सूचना को एक प्रश्न के अर्थपूर्ण उत्तर या इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्थपूर्ण उत्तर और अर्थपूर्ण उद्दीपक के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आंकड़े नेक्स्ट है, आंकड़ों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम देखेंगे भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त परिघटनाओं के वितरण वृद्धि को सारणीबद्ध रूप से आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर बहुत सी परिघटनाओं के मध्य अंतर संबंध होते हैं और ये अन्योन्य क्रियाएं बहुत से चरों द्वारा प्रभावित होती है। आंकड़े हमें किसी भी चीज को समझने के लिए, चाहे हम शस्य प्रारूप मतलब कृषि के प्रारूप को समझे या फसल के अंतर्गत क्षेत्र को समझे, फसल की उत्पादकता, सिंचित क्षेत्र, वर्षा की अगर मात्रा का ट्रेंड देखना हो, किसी वर्ष कम हो रही है अधिक हो रही है, उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग है, इसके निवेश के बारे में सांख्यिकी की सूचना के लिए हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमें अगर किसी नगर के विकास के अध्ययन करना चाह रहे हैं तो वहां नगर की कुल जनसंख्या कितनी, घनत्व कितना, प्रवासी कितने आ रहे हैं या जा रहे हैं, लोगों के व्यवसाय क्या क्या है, प्राथमिक द्वितीयक तथ्य, उनके वेतन, उद्योग, यातायात और संचार के साधन कौन कौन से, ऐसे आंकड़ों की जरूरत हमें किसी नगर के विकास के अध्ययन के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कि आंकड़े कैसे प्रस्तुत किए जाए। आंकड़े एक बहुत बड़े डाटा होते हैं और इन डाटाओं को टेबुलेशन फॉर्म में भी हम जमाते हैं और सिंपल रूप में भी ये डाटा हमारे पास उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर इस डाटा को अगर इस तरह से देखें तो ये डाटा समझने में सरल नहीं होते, तो इनके लिए हम यहाँ पे इनको प्रस्तुतिकरण के लिए अलग अलग विधियों का यूज करते हैं और इनका जो प्रस्तुतिकरण होता है वो दो प्रकार की विधियों से किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। नेक्स्ट है आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत होते हैं और एक द्वितीयक स्रोत होते हैं। यह प्राथमिक स्रोत से अर्थ है जो आंकड़े प्रथम बार, यह इंपॉर्टेंट बात आई, जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह और संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ प्राथमिक आंकड़ों के भी जो सोर्स हैं, किन किन विधियों से हम इकट्ठे करते हैं, उनके लिए पहली विधि है व्यक्तिगत प्रेक्षण है। इसमें सूचना व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का जो समूह होता है वो क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जाता है और वो देखता है, जो देखता है वही डाटा वो लिख सकता है। जैसे वो किसी गांव के अंदर गए तो वहां की भू आकृतिक लक्षण मतलब वहां के पर्वत पठार, अफवाह का प्रारूप, नदी वगैरह कोई है, झील है, मिट्टी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति में कौन कौन से पेड़ पौधे, वहाँ की जनसंख्या, संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, परिवहन, संचार के साधन और ग्रामीण अधिवास, इनके बारे में जो डाटा वो खुद जाके इकट्ठा कर रहा है, देख के प्रेक्षण करके, वही व्यक्तिगत प्रेक्षण की विधि है। सेकंड विधि यहाँ आती है, इसमें इस टेबल में दिखा रखे प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यक्तिगत प्रेक्षण है प्राथमिक आंकड़ों के सोर्स में, सेकंड साक्षात्कार है, थर्ड प्रश्नावली है और फोर्थ है अन्य विधियां। द्वितीयक आंकड़ों में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला प्राथमिक सोर्स मिलेंगे, प्रकाशित और अप्रकाशित, प्रकाशित जो पब्लिश्ड है, प्रकाशित जो पब्लिश्ड नहीं है, और इनके ये प्रकार आप नीचे देख रहे हैं।
सेकंड विधि साक्षात्कार। साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू मेथड कहते हैं, इनमें अपन लोगों से बातचीत करके और संवाद और बातचीत के द्वारा हम सूचनाएं जो इकट्ठी करते हैं उसे अपन यहाँ पे साक्षात्कार विधि कहते हैं। इस विधि के अंदर कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बातों ही बातों के अंदर प्रश्न पूछने वाला उत्तर देने वाले से बातों ही बातों में उत्तर जान लें। यानी यहाँ के प्रश्नों की लिस्ट तो हमारे पास होती है, लेकिन उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, कुछ इनफॉर्मल वे में हमें प्रश्न पूछने चाहिए ताकि अगला व्यक्ति सहजता के साथ प्रश्नों का उत्तर दे सके। नेक्स्ट विधि है प्रश्नावली और अनुसूची। यह प्रश्नावली और अनुसूची विधि में हम देखते हैं, इस विधि में एक प्रश्नों की लिस्ट होती है। प्रश्नावली में संरचनात्मक प्रश्नों का समूह लिखा होता है और उत्तर देने वाले को विचार जानने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाता है। यदि केवल विवरणात्मक प्रश्नों के माध्यम से लोगों को विचार एकत्र करने की विधि है तो उसे प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली को दूरवर्ती क्षेत्रों में भी भेजा जा सकता है और इस विधि की यह सीमा की आवश्यक सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए केवल साक्षर और शिक्षित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर वो ही दे सकते हैं। अब इससे मिलती जुलती एक दूसरी विधि है अनुसूची। अनुसूची में यह अंतर होता है कि अनुसूची में प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, और जबकि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, जबकि परिगणक उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। प्रश्नावली की तुलना में अनुसूची का मुख्य लाभ है कि इसकी सूचना शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तर देने वालों से एकत्रित की जा सकती है, और एक अनुसूची को भरने के लिए गणनाकर्ता को पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट विधि है, अन्य विधियों में हम मृदा और जल के आंकड़ों को सीधे क्षेत्र से मृदा किट और जन गुणवत्ता किट का उपयोग करते हुए विशेषताओं को मापकर एकत्रित कर सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। इसमें एक प्रकाशित स्रोत होते हैं जो हमें किताब के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप में, प्रलेख के रूप में प्रकाशित होते हैं। ये एक तो सरकारी हो सकते हैं या निजी संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स हो सकती है। इसके अंदर सरकारी प्रकाशन में हम देख सकते हैं महापंजीय कार्यालय, NSO कार्यालय, भारत का मौसम विभाग कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय, इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स होती है, और यहाँ जिसे आप देख रहे हैं इसमें नेशनल एटलस की रिपोर्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अर्ध सरकारी प्रकाशन में देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न नगरों और शहरों के नगर निगम, जिला परिषद की जो रिपोर्ट्स आती है वो अर्ध सरकारी प्रकाशन में आती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में वैज्ञानिकों के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनके जो प्रकाशन आते हैं, UNO की जो रिपोर्ट्स आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट्स हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में आती है। निजी प्रकाशन में कोई निजी संस्था या व्यक्तियों के द्वारा जो प्रकाशित होती है वो निजी संस्थाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन जिसमें इंटरनेट वगैरह है, ये भी हमारे आते हैं प्रकाशित में। अप्रकाशित साधनों में एक सरकारी प्रलेख होते हैं, इसमें जो प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स है, मोनोग्राम है, प्रलेख है, जो जैसे गांव के स्तर पे पटवारी है, इनके द्वारा सूचनाएं तैयार हो, तो सरकारी प्रलेख में अप्रकाशित है। अर्ध सरकारी में विभिन्न नगर निगम, जिला परिषद के द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें और जो वार्षिक योजनाएं होती है वो इसमें सम्मिलित है। और निजी प्रलेख में विभिन्न कंपनी, व्यापार समूह और राजनीतिक और राजनीतिक संगठन और निवासी कल्याण समूह के अप्रकाशित रिपोर्ट कार्ड इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। आंकड़ों का सारणीकरण और वर्गीकरण करना, मतलब टेबुलाइजेशन एंड उनका क्लासिफिकेशन करना। यहाँ पे सारणीकरण का अर्थ है कि आंकड़े बहुत इकट्ठे होते हैं, उन आंकड़ों को एक व्यवस्थित रूप से जमाने के लिए हमारे को सारणी बनाने की जरूरत होती है, और फिर हमें उन्हें वर्गीकृत भी कर सकते हैं। वर्गीकृत करने के लिए हम उन्हें रेंज के अंकर अकॉर्डिंग वर्गीकृत कर सकते हैं, और वर्गीकृत करने के लिए काफी सारे तरीके उपलब्ध रहते हैं। आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संग्रह करना, फिर उसके बाद सारणी करना, सारणी के रूप में फिर उसको प्रस्तुत करना डायग्राम वगैरह के रूप में। तो यहाँ एक निरपेक्ष आंकड़ा है, जब आंकड़े अपने मूल रूप से पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें निरपेक्ष आंकड़े और कच्चे आंकड़े कहते हैं। प्रतिशत अनुपात, इसमें आंकड़े अनुपात या प्रतिशत के रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं, तो उन्हें
प्रतिशत अनुपात कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये एक भारत के विभिन्न जो राज्य हैं उनकी व्यक्ति पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या को टेबुलेशन में दिखा रखा है। तो ये आंकड़े हमारे निरपेक्ष आंकड़े हो गए। सेकंड यहाँ पे प्रतिशत के रूप में ये साक्षरता दर है, कुल साक्षर व्यक्ति अपॉन कुल जनसंख्या इंटू 100। इस तरह से हमारी ये साक्षरता का प्रतिशत निकल गया। सूचकांक है, नेक्स्ट है सूचकांक क्या होते हैं। सूचकांक एक सांख्यिकी माप होते हैं जो चर अथवा भौगोलिक स्थिति या विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चर से के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकलित किया जाता है। यहाँ मेन बात क्या है सूचकांक की, केवल समय के साथ ही हुए परिवर्तनों की माप नहीं करता, बल्कि विभिन्न स्थान, उद्योग, नगर और देश की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। इसका उपयोग अर्थशास्त्र में, व्यवसाय में उपयोग होता है। जैसे इसमें एक उत्पादन को लोएस्क के भारत में लोएस्क के उत्पादन को दिखाया हुआ है। इसका परिकलन के लिए हमने आधार वर्ष 1970-71 को माना, इसमें उत्पादन 32.5 था। तो यहाँ सूत्र क्या रहा, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योग ऊपर आएगा, नीचे आधार वर्ष के उत्पादन का योग इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ अपन परिकलन देख रहे हैं, इनके 100 में से इस फॉर्मूले में मान रखा तो सूचकांक 100 आया। फिर 42 उत्पादन बढ़ा तो यहाँ सूचकांक 130 हो गया, उत्पादन बढ़ा 53 हो गया तो 165 हो गया, और 67 हो गया तो 207 सूचकांक हो गया। यहाँ पे यह मतलब आधार वर्ष अपन मान के उसके बाद उनमें कितना परिवर्तन हुआ है वो हमें सूचकांक दिखाता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का प्रक्रमण। प्रक्रमण करने के लिए चयनित वर्ग में सारणीय वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आंकड़ों के वर्गीकरण करते हैं। जैसे भूगोल विषय में ये विद्यार्थियों की यहाँ प्राप्तांक दे रखे हैं, अलग अलग रोल नंबर वाइज दे रखे हैं, तो हम इनके ग्रुप बना रख सकते हैं कि जैसे 0 से 10 तक नंबर किन किन विद्यार्थियों के, 10 से 20 तक कितने विद्यार्थियों के, और 20 से 30 कितने विद्यार्थियों के। तो इस तरह से वर्गीकरण दिखा रखा है। ये आप देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और ये इनके आंकड़े बता दिए कि किन किन विद्यार्थियों के नंबर कितने कितने इसमें आए हैं। अब यहाँ से हम मिलान चिन्हों में लाइनें कह सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4, अगर 4 के बाद एक नेक्स्ट लाइन आती है तो उसको तिरछी काटते हैं, तो ये 5 हो जाता है। और 5 तक तिरछी काटने के बाद वापस सेकंड लाइन, और यहाँ पे आप अगली जो टेबल में देख रहे हो इस वाले टेबल में इनकी संख्या काउंट करके लिख दी जाती है। नेक्स्ट है आवर्ती वितरण। आवर्ती का मतलब कितने बार आया, जो बार बार आता है आवर्ती का जो बहुलक वगैरह निकालते हैं उसके अंदर मेरे को आवर्ती की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जैसे इसमें दे रखा है 0 से 10 तक कितने बार आया, 4 बार, 10 से 20 कितने बार आया, 5 बार, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब संचयित फ्रीक्वेंसी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकालेंगे, जो आप सबसे ऊपर यहाँ देखोगे फ्रीक्वेंसी 4 लिखेंगे, फिर 4 के आगे वाला कॉलम में फ्रीक्वेंसी 5 आ रही, तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएंगे, 14 और 7 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएंगे। इसी तरह इस टेबल को जोड़ते जाएंगे। तो यह CF का जो लास्ट कॉलम है वो 60 आएगा। वो टोटल आपकी अगर फ्रीक्वेंसी के टोटल से सेम हो रहा है, मतलब आपके यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, सेम होगी, तब इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये संचय आवृत्ति में क्या संचय करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। अब यहाँ पे दो विधि होती है, एक आवर्ती के समय, एक अपवर्ती और एक समावर्ती। तो यहाँ पे अपवर्ती विधि में आप देखिए इसमें कैसे लिखें, 0 और 10 से नीचे, 20 और 30 से नीचे, 40 और 50 से नीचे, 60 और 70 से नीचे। और समावेशी विधि में कैसे लिखेंगे, 0 से 9, 10 से 19, मतलब इसमें पूरे वर्ग में पूरे डाटा इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ इसमें ऊपर वाले में और इसमें देखिए आप डिफरेंस 0 और 10 से नीचे। जैसे यहाँ आप देखेंगे अपवर्ती विधि में उदाहरण के लिए 20 से 30 की उच्च सीमा 30 है, जो अगले वर्ग 30 से 40 की क्या है, निम्न सीमा। 30 दोनों वर्ग में प्रदर्शित है, लेकिन 30 उसी वर्ग में लिखा जाएगा जिसमें ये निम्न सीमा पर आता है, अर्थात 30 किस में रखेंगे, 30 से 40 में। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट समावेशी विधि के बाद हम यहाँ देखेंगे आवर्ती बहुभुज। अगर ये इस तरह से आवर्तियों को अगर अपन ग्राफ के रूप में जमा दे तो ये आवर्ती का बहुभुज कहलाता है। और उजाई बनाने के लिए जब आवर्तियों को जोड़ दिया जाए, जैसे ये बिंदु ऊपर वाला टॉप बिंदु, इधर का ये टॉप बिंदु, ये जो टॉप बिंदुओं को इनके बहुभुज के मिला के अपन अगर लाइन खींच दे तो उसे हम क्या कहेंगे, ओजाइव कहेंगे। कमतर विधि में हम क्या करते हैं, श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवर्तियों को जोड़ते जाते हैं।
और अधिकतर विधि में हम क्या करते हैं, निम्न सीमा से शुरू करते हैं और संचय आवृत्ति के प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं। एक कमतर औजय और एक निम्नतर औजय बनते हैं। कमतर औजय में तो आप देख रहे हैं नीचे से ही शुरू करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो नीचे से स्टार्ट है। कमतर में याद रखना कम से स्टार्ट अधिक की ओर, और अधिकर औजय में अधिक से स्टार्ट और कम से कम की ओर आ रहा है। अब ये दोनों का कमतर औजय और अधिकतर औजय का यहाँ मिलान कर दिया है। तो इस तरह आपके यहाँ क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। पहला नीचे दिए गए 4 विकल्पों से उत्तर सुनिए। पहला एक संख्यात्मक लक्षण को मापन को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, आंकड़े करते हैं। एकल आधार सामग्री का एकमात्र माप है। एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है। यही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और आप इन क्वेश्चंस को देख लेना यहाँ पे।